दोस्तों, भारत और पाकिस्तान आज दो आजाद और अलग मुल्क हैं, लेकिन कभी एक दूसरे का हिस्सा रहे। इन दोनों ही देशों के रिश्ते विभाजन के बाद भी कभी आपस में सामान्य नहीं हुए। पाकिस्तान कब क्या कर दे किसी को नहीं पता, लेकिन उनके मंसूबे को नाकाम करने के लिए भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ हमेशा सक्रिय रहती है। ऐसे ही पाकिस्तान की भी एक खुफिया एजेंसी ISI है, जिस पर उसको बहुत घमंड है कि वो दुश्मनों को सिर्फ देख ही नहीं लेती बल्कि सूंघ भी लेती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जासूस के बारे में बताने वाले हैं जिसने उस खुफिया एजेंसी के दिमाग को ऐसा घुमाया जिससे पाकिस्तान सन्न रह गया था। उसने वहां रहकर न सिर्फ पाकिस्तानी लड़की से प्यार किया, बल्कि वो पाकिस्तान की सेना में अफसर भी बना और हिंदुस्तान की मदद की। और फिर भारत सरकार की एक गलती की वजह से वो पकड़ा गया, और फिर उसके साथ जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। तो चलिए और देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं भारत के उस खतरनाक जासूस के बारे में। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के श्री गंगानगर से, जहां रहते थे रविंद्र कौशिक। कौशिक को बचपन से ही थिएटर और एक्टिंग का बहुत शौक था। आगे जाकर श्री गंगानगर के कॉलेज से ही उन्होंने BCom किया। इसके साथ ही उन्होंने बहुत से थिएटर प्ले भी किए। कौशिक दिखने में काफी सुंदर थे, लोग उन्हें विनोद खन्ना कहा करते थे। रविंद्र थिएटर्स में ज्यादातर देशभक्ति या सेना के अफसर जैसे रोल ही प्ले किया करते थे। साल 1975 में लखनऊ में एक प्ले होना था जिसमें उन्हें भारतीय फौजी का किरदार निभाना था। उस समय थिएटर में रॉ के कुछ अधिकारियों की नजर उन पर पड़ी। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि जब ये श्री गंगानगर में एक्टिंग करता था तब भी रॉ की नजर इस पर थी। दोस्तों, आमतौर पर जो बॉर्डर के आसपास रहते हैं और जिनमें राष्ट्रभक्ति का जज्बा हो, ऐसे लोगों पर रॉ की नजर हमेशा रहती है और रविंद्र उनकी इन सब चीजों में खरे उतरते थे। लखनऊ शो के दौरान रॉ के अधिकारियों ने रविंद्र की एक्टिंग की तारीफ करते हुए इनसे कहा कि अगर तुम सच में देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो हमसे दिल्ली में आकर मिलो। रविंद्र ने इस बात के लिए हाँ कर दी। साल 1975 में आखिर में वो दिल्ली चले गए। तब तक उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें क्या काम मिलने वाला है। यहाँ तक कि उन्होंने कभी रॉ के बारे में सुना भी नहीं था। जब वो दिल्ली पहुंचे तो वहां उसे कुछ अधिकारी मिले जो उन्हें रॉ के ऑफिस ले गए। वहां जाकर उन्हें पहली बार भारतीय खुफिया एजेंसी के बारे में पता चला। वहां अधिकारियों ने उन्हें दुनिया भर में काम कर रहे रॉ के बाकी जासूसों के बारे में बताया, जिन्हें देख रविंद्र बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद रॉ ने उन्हें भी जासूस बनने का ऑफर दिया। रविंद्र ने बिना एक पल भी जाया किए तुरंत हाँ कर दी। अब बारी आती है ट्रेनिंग की। रविंद्र को सबसे पहले यह बताया गया था कि वो इसके बारे में अपने घर पर भी नहीं बताएगा। इसके बाद अमृतसर, पठानकोट और दिल्ली में ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। सबसे पहले भाषा के ऊपर काम किया गया, लेकिन रविंद्र की पंजाबी पहले से ही काफी अच्छी थी, जिसके चलते इस पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। और क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से इलाकों में पंजाबी बोली जाती थी, ऐसे में वहां खुलना मिलना उनके लिए आसान था। लेकिन उन्हें पाकिस्तान जाना था, जहां पंजाबी के साथ उर्दू लिखनी, पढ़नी और बोलनी भी आनी चाहिए। साथ ही उन्हें पाकिस्तान में रहना था, तो उनका नाम, पहचान सब बदला जाना था। इसलिए पहले चरण में रॉ ने उन्हें इस्लाम की पूरी तालीम दिलवाई, जिसमें उर्दू, अरबी, कुरान से लेकर नमाज कैसे पढ़ी जाती है जैसी हर एक छोटी से छोटी बात के बारे में बताया गया। दूसरे चरण में उन्हें पाकिस्तान के नक्शे के बारे में बताया गया, कहां पर कौन सी जगह है, वहां की पॉलिटिकल पार्टी से लेकर वहां की आर्मी तक सब कुछ। फिर हथियार और जासूसी की बाकी चीजों के बारे में बताया गया। यहाँ तक कि उन्हें पक्का मुसलमान बनाने के लिए उनका खतरा भी करवाया गया, जिससे किसी को उन पर शक करने की कोई वजह ही ना रहे। रविंद्र की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्हें पहले दूसरे देशों में भेजा गया, जहां जाकर उन्हें जो काम दिया गया उन्होंने वो सब किया और रॉ की नजरों में खरे उतरे। लगभग 2 साल बीत चुके थे। अब रॉ ने तय किया कि रविंद्र को पाकिस्तान भेजा जाएगा, वो भी लंबे समय के लिए। रॉ ने उनके लिए पाकिस्तान के सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवा दिए। अपने परिवार को दुबई में जॉब लगने का कहकर रविंद्र फिर पाकिस्तान के लिए निकल गए। जब रविंद्र पाकिस्तान की जमीन पर उतरते हैं तब उनकी नई पहचान के साथ उनका नया नाम होता है नबी अहमद शाकिर। और अब नबी उर्फ रविंद्र को आम लोगों की तरह पाकिस्तान में रहना था। कराची पहुंचने के बाद वो वहां के लोगों के साथ घुल मिलकर रहने लगा। रॉ ने जितना रविंद्र के बारे में सोचा था, दरअसल वो उससे भी ज्यादा तेज और होशियार थे।
उन्होंने वहां जाकर कराची के लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसका अंदाजा रॉ भी नहीं लगा सकता था, और यह काम बहुत ही मुश्किल कामों में से एक था जिससे अब रविंद्र करने वाला था। रविंद्र को एक दिन पाकिस्तान की एक अखबार में खबर दिखी कि पाकिस्तानी सेना में भर्ती निकली हुई है। उन्हें लगा कि इससे अच्छा जासूसी का कोई और तरीका नहीं हो सकता। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अप्लाई कर दिया, और यहाँ उनकी किस्मत ने कुछ इस तरह काम किया कि उनका सिलेक्शन भी हो गया। अब रविंद्र उर्फ नबी अहमद शाकिर पाकिस्तान की सेना का हिस्सा बन चुके थे। जब इस खबर के बारे में रॉ को पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सेना में ड्यूटी करते हुए धीरे धीरे रहे उन्हें प्रमोशन मिलता रहा, और अब वो सेना में मेजर के पद पर आ गए थे। मेजर बनने के बाद उन्होंने रॉ को बहुत सारी इंफॉर्मेशन देना शुरू किया, जिससे हिंदुस्तान को बहुत मदद मिली। जैसे वहां की सेना क्या कर रही है, क्या प्लानिंग हो रही है, वगैरह वगैरह। उनकी इस बहादुरी की वजह से इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर का खिताब भी दिया था। वक्त यूं ही बीतता गया, और इसी बीच रविंद्र को पाकिस्तानी सेना के एक अफसर की बेटी, जिसका नाम अमानत था, उससे प्यार हो गया और वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन बिना रॉ की इजाजत के ये मुमकिन नहीं था। उसने रॉ को इसके बारे में बताया, और साथ ही उन्हें यह भी बताया कि अगर वो इससे शादी कर लेता है तो फिर किसी को उन पर शक करने का मौका नहीं मिलेगा, और वो एक आर्मी अफसर की बेटी है और इससे उन्हें और भी फायदा होगा। लेकिन सच तो यही था कि रविंद्र उससे प्यार करने लगा था। ये सब सुनने के बाद रॉ ने रविंद्र को शादी करने की इजाजत दे दी। फिर रविंद्र ने अमानत से निकाह किया। इसके बाद उनका एक बेटा भी हुआ। रविंद्र ने कभी अमानत को अपनी असलियत के बारे में नहीं बताया था। साथ ही इन सब के बीच रविंद्र ने सिर्फ एक बार हिंदुस्तान जाकर अपने परिवार से मुलाकात की थी, और वो उसकी आखिरी मुलाकात थी। रॉ रविंद्र के काम से बहुत खुश थी। रविंद्र की जानकारियों से इंडियन आर्मी को बहुत मदद मिली, और उनके कई जवान बच गए। रविंद्र ने अपने इस पूरे करियर में कोई भी गलती नहीं की, ना ही कभी किसी को उस पर शक हुआ। लेकिन फिर साल 1983 में किसी और की गलती की वजह से उसका यह सारा खेल बिगड़ गया। दरअसल हुआ यूं कि रॉ एक और एजेंट को पाकिस्तान भेजती है जो पंजाब का रहने वाला था। उसका भी नाम और पहचान सब बदली हुई थी। इसका नाम था इनायत मसीह। इनायत को यह बताया गया कि पाकिस्तान में हमारा एक एजेंट है जो पाकिस्तानी आर्मी में है, आपको उसे कुछ डॉक्यूमेंट और मैसेज देने। नबी अहमद और इनायत की मुलाकात कराची में होनी थी, लेकिन जैसे ही इनायत पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करता है तो बॉर्डर के पास ही उसे पाकिस्तान की सेना गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद इनायत को काफी टॉर्चर किया जाता है और वो टूट जाता है और सब बता देता है कि वो यहाँ क्यों और किससे मिलने आया है। इनायत ने जब पाकिस्तानी सेना को यह बताया कि उनका एक एजेंट पाकिस्तान की आर्मी में है, तो मानो पाकिस्तान की सेना के पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई हो। इसके बाद पाकिस्तान की सेना ने एक चाल चली और इनायत से कहा कि तुम ये डॉक्यूमेंट लेकर कराची जाओगे, और जैसे तुमने तय किया है उसी तरह से तुम उसे मिलोगे। फिर जैसे ही अगले दिन इनायत और रविंद्र की मुलाकात होती है तो पहले से ही वहां छुपे पाकिस्तानी सेना के अफसर नबी अहमद यानी रविंद्र को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब रविंद्र पर जुल्मों का जो सितम शुरू होता है वह बहुत ही भयानक था, क्योंकि दोस्तों जासूसी की दुनिया में अगर आप एक बार पकड़े जाते हैं तो आपका मुंह खुलवाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। और ऐसा ही हुआ रविंद्र के साथ। इस बीच अमानत जो रविंद्र की वाइफ थी, उसे भी यह पहली बार पता चलता है कि उसका शौहर एक हिंदुस्तानी जासूस है और हिंदू है। अमानत रविंद्र से मिलने अपने बेटे के साथ एक ही बार सियालकोट की जेल में गई। उसके बाद जब तक रविंद्र जिंदा रहे उससे कभी नहीं मिली। पाकिस्तानी सेना हर समय रविंद्र पर जुल्म करती रही और उससे उगलवाने की कोशिश करती रही कि उसने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आगे भेजी है। लेकिन इतने जुल्म सहने के बाद भी रविंद्र ने अपना मुंह कभी नहीं खोला। रविंद्र को अलग अलग वक्त पर अलग अलग जेल में रखा गया। फिर आर्मी कोर्ट में मुकदमा चला जहां उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पर इन सब चीजों के बीच रविंद्र को कहीं ना कहीं आस थी कि हिंदुस्तान की सरकार उसे बचा लेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इस बीच किसी तरह से उसके परिवार को भी इसके बारे में पता चला और वो अपने बेटे को बचाने की गुहार लेकर दिल्ली पहुंचे, पर वहां भी उनकी मदद किसी ने नहीं की। यहां तक कि सरकार ने रविंद्र से अपना पल्ला झाड़ लिया। दोस्तों, जासूसी की दुनिया में अक्सर ऐसा ही होता है। जब तक आप काम के होते हैं तब तक सरकार आपके साथ होती है, और अगर आप एक बार पकड़े गए तो उनका आपसे कोई लेना देना नहीं होता।
पाकिस्तान की जेल में रहते रहते उनकी यातनाएं सहते हुए रविंद्र की तबीयत खराब हो गई थी और उसे टीबी हो गया, पर पाकिस्तान ने समय पर उसका इलाज नहीं करवाया और फिर नवंबर 2001 में रविंद्र की मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी रविंद्र कौशिक की कहानी, जिसने अपने देश के लिए जान दी, पर उसे उस देश की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप Facebook पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को जरूर लाइक करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।